अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने सेंटेंसेस का एवरीडे यूज़ डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेंटेंसेस की 4 टाइप्स पढ़ी: इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। क्या होता अगर दुनिया में नाम ही ना होते? इट्स अ प्रीटी पावरफुल थिंग टू कंसिडर, राइट? अगर नाम ना होते तो हम किसी चीज़ को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई ना कर पाते और हमारी बातें बहुत लंबी लंबी होती क्योंकि हम हर चीज़ को डिस्क्राइब ही करते रह जाते हैं। नो रियली, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक एप्पल। अगर मेरे पास एप्पल का लफ्ज़ ना होता तो आई वुड जस्ट डिस्क्राइब इट, राइट? एंड इट वुड गो समथिंग लाइक, वो जो राउंड सी चीज़ है उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है, खुशबू कभी कभार खट्टी मीठी सी होती है और जब आप बाइट लेते हैं उसका तो बहुत सा जूस महसूस होता है। या दैट इज़ टोटली नॉट कन्फ्यूजिंग। ऑफ कोर्स इट इज़। और कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड सेकेंडली, यू डोंट इवन नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. So, we have names in the world, and in English, they're called nouns, along with 7 other parts of speech, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. ये 7 parts of speech along with nouns are pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. हम noun से शुरू करते हैं. Well, जैसे कि मैंने आपको बताया, these are naming words. And without them, we would not be able to convey exactly what we are talking about. मतलब कि ना हम अपने आप को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते, ना दूसरों को, ना किसी चीज़ को, ना जगहों को, हम किसी आइडिया का नाम ना ले सकते, एंड देयर वुड ओनली बी कन्फ्यूजन. ये कन्फ्यूजन बिल्कुल उसी तरह की कन्फ्यूजन होती जिस तरह एलिस ने फेस की थी. एलिस इन वंडरलैंड, रिमेंबर? एलिस जो है, जब वो फॉरेस्ट में जाती है तो उसको कुछ रोड साइंस नज़र आते हैं. And she gets so confused. Why? Because the road signs are not telling her exactly where she is headed to. I would say that a world without nouns is a very scary world to live in. चलिए proper और common nouns पे आते हैं. बहुत आसान है. एक सेंटेंस लेते हैं, महविश इज़ अ सेंसिबल चाइल्ड. अब इस सेंटेंस में हम एक पर्टिकुलर पर्सन महविश के बारे में बात करें. I mean, not just any girl or boy, but महविश. और इसी तरह ही हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जब बात करते हैं ना, किसी स्पेसिफिक इंसान या स्पेसिफिक चीज़, तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. और क्योंकि ये चीज़ या इंसान का नाम ले रहे हैं तो वेल वी ऑलवेज कैपिटलाइज नेम्स. सिंपल. जैसे कि कोलंबस या जाबिर बिन हयान या मोहम्मद या हसन. अच्छा, वापस आता है सेंटेंस के ऊपर. महविश इज़ अ सेंसिबल चाइल्ड. इसमें एक दूसरा नाउन भी है, क्या आपको नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल, इट इज़ द वर्ड चाइल्ड. और ये एक कॉमन नाउन है. वाई? खुद ही सोचे. बिकॉज इट्स नॉट नेमिंग एनीवन स्पेसिफिक. बस एक जनरल कैटेगरी को पॉइंट कर दिया है, चाइल्ड, तो इसलिए ये कैपिटलाइज भी नहीं होता. अनलेस वेल आप इसको सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल करें. अब अगर मैं आपको प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन डिस्क्राइब करने के लिए कहूँ तो आई एम श्योर यू कैन ऑल डिफाइन इट टू मी. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज. दे शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज. फॉर एग्जाम्पल, द इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि इंडस रिवर में दोनों आई और आर कैपिटलाइज्ड है. Common nouns name any person, place, thing or idea in a non-specific way. They're not capitalized unless they come, well, at the beginning of a sentence. For example, मैं कहूँ, girl, don't just slouch in the corner. हमने ये भी देखा कि well, common noun अगर आप किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करें तो it can come across as rude or insulting. तो अगर आपने किसी को proper respect देनी है तो अपने friends को या किसी भी, आप किसी को नहीं भी जानते तो आप प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करें. एक टेबल है आपके सामने जिसमें आपको जाहिर हो जाएगा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या है. बॉय कॉमन नाउन है क्योंकि इट्स नॉट स्पेसिफिक, लेकिन जैन प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक इंसान का नाम ले रहे हैं. रिवर कॉमन नाउन है लेकिन इंडस रिवर प्रॉपर नाउन है. कार कॉमन है लेकिन सुजुकी प्रॉपर नाउन है. डॉक्टर कॉमन नाउन है और डॉक्टर अब्दुल सलाम प्रॉपर नाउन है. सिटी कॉमन नाउन है और कराची प्रॉपर नाउन है.
चॉकलेट बार भी कॉमन नाउन है, लेकिन कैडबरी चॉकलेट बार प्रॉपर नाउन है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स पे आते हैं। इनके नाम से हमें पता चल जाता है कि एक कलेक्शन में इंसान या चीज़ों का नाम ले रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि कलेक्शन यूजली ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बनती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट्स के बैच को कलेक्टिवली रेफर करना चाहूँ तो मैं क्लास कहूँगी, राइट? माई क्लास विल बी हेडिंग फॉर द मॉर्निंग असेंबली एट 9 AM। सिमिलरली, अगर मैं उन जजेस को जो कोर्ट रूम में फ़ैसला सुनाते हैं आखिर में, उनको मैं कलेक्टिवली रेफर करना चाहूँ तो मैं जूरी बुलाऊंगी। वी couldn't वेट फॉर द जूरी टू गिव द verdict। सिमिलरली, मैं पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम मेंबर्स हैं उनको अगर कलेक्टिवली बुलाना चाहूँ तो मैं क्रिकेट टीम बुलाऊंगी। Our cricket team came out worst in the World Cup matches. Yeah, he is babied a lot by his family. The audience cheered and clapped as Michael Jackson took the stage. The herd of goats were being driven up the mountain by the shepherd. इन तीनों सेंटेंसेस में आप सब अपनी कॉपीज़ निकालें और कलेक्टिव नाउन्स को पॉइंट आउट करें कि इस पे कलेक्टिव नाउन्स कौन से हैं। यहाँ पे टीचर जो है वो वीडियो पॉज भी कर सकती है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि क्लास, जूरी, टीम, दे आर जस्ट सम ऑफ द वेज यू कैन रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स। These collective nouns make it easier to refer to a large collection of things without going through a very hard process of naming each individual person या चीज़। सामने आपकी एक टेबल भी दिया गया होगा जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पीपल में a class of students, an army of soldiers, a choir of singers, a crew of sailors. Animals में a catch of fish, an army of ants, a flight of birds, a haul of fish. Things में a group of islands, a galaxy of stars, a wad of notes, a forest of trees. I'm sure ये आपके लिए अब क्लियर हो गया होगा। Concrete and abstract nouns. एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक डिस्टिंक्शन भी करते हैं बिटवीन थिंग्स दैट फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब कि वो जो चीज़ें जो आप अपनी पांचों सेंसेस से, यानी स्मेल, टेस्ट, टच, साइट एंड हेयरिंग, उससे आप परसीव कर सकते हैं, और वो जो चीज़ें जो आप अपने पांचों सेंसेस से नहीं परसीव कर सकते। तो वो जो नाउन्स हैं विच फिजिकली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड and can be perceived by any one of our senses, they are called concrete nouns. Concrete nouns का नाम ही हमें उनके solid और tangible structure के बारे में बता रहा है। For example, स्क्रीन पे अपेयर हो रहा होगा would you hand over the ball। यहाँ पे नाउन क्या है? बॉल। और ये बॉल जो है ये concrete noun है। Why? क्योंकि it has a solid structure. Yeah, it can be seen, it can be touched, it can be heard, and maybe it can even be smelled or tasted. तो ये एक concrete noun हो गया। एक और सेंटेंस आपके बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, What is that awful noise? इस एग्जाम्पल में नॉइज़ को हम ना तो टच कर सकते हैं ना सूंघ सकते हैं, बट यू कैन स्टिल हेयर इट। तो ये क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन। क्यों? क्योंकि ये एटलीस्ट वन ऑफ आवर 5 सेंसेस से तो परसीव हो रहा है ना। लास्ट एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फहद परस्यूड हिज ड्रीम ऑफ फोटोग्राफिंग रेनबोज। अच्छा, यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन्स निकालते हैं। रेनबोज एक कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों? क्योंकि वो नज़र आता है। और फहद भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन रिटायरमेंट और ड्रीम, दे आर नॉट कॉन्क्रीट नाउन्स बिकॉज दे कैनॉट बी परसीव्ड बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस, राइट? वाई? क्योंकि दे आर मेरली कॉन्सेप्ट्स। वो जो नाउन्स जो कि एक नॉन फिजिकल एंटिटी को डिनोट करते हैं, and those which cannot be perceived by any of our 5 senses, they are called abstract nouns. These nouns are not perceived on a physical level but rather on an emotional or mental level. कुछ examples देख लेते हैं। It must have taken a great deal of patience to attend to her.
यहाँ पे पेशेंस का लफ्ज़ एक एट्रीब्यूट है, एक क्वालिटी है. इट डज नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म दैट कैन बी परसीव्ड बाय एनी वन ऑफ आवर फाइव सेंसेस, राइट? सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर हर हस्बैंड. यहाँ पे जो लव्स है, लव, ये एक इमोशन है. ये एक फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है, जो कि हमारे साइट, स्मेल, टच, हेयरिंग या टेस्ट से नहीं परसीव हो सकती. तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. हिज नॉलेज अबाउट डायनासोर्स इज प्रिटी इम्प्रेसिव. यहाँ पे नाउन क्या है? डायनासोर्स भी है और नॉलेज भी है. डायनासोर्स तो हमें पता है कि दे आर कॉन्क्रीट नाउन्स, लेकिन नॉलेज क्या है? एक कॉन्सेप्ट ही है ना, राइट? और इट डज नॉट हैव अ फिजिकल स्टेट दैट कैन बी परसीव बाय एनी वन ऑफ आवर फाइव सेंसेस. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप एक सेंटेंस में नाउन्स को सेपरेटली मत देखा करें. यानी कि आप नाउन्स को जिस कॉन्टेक्स्ट में वो इस्तेमाल हो रहे हैं उसी में देखें. फॉर एग्जाम्पल, कुछ नाउन्स क्लियरली कॉन्क्रीट नाउन्स हैं, लेकिन हम उनको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ आइज़ आर द विंडोज़ टू योर सोल. इसमें आइज़ जो है वो एक कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन क्या विंडोज़ एक कॉन्क्रीट नाउन है? सोचें. एक्चुअली विंडोज़ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्यों? Because it is not referring to the windows of a building, but rather to their quality as something which enables us to peek through. तो ये क्या हुआ? एक abstract thought हुआ, something that we understand emotionally, not concretely, right? तो ये हुआ एक abstract noun. Nouns and gender. अच्छा, nouns gender based भी होते हैं, यानी कि they also identify the gender of what is being named. जैसे कि टाइगर मेल है और टाइग्रेस फीमेल है, एक्टर मेल है, एक्ट्रेस फीमेल है, हीरो मेल है और हीरोइन फीमेल है. द नाउन्स ऑन द लेफ्ट, इनको हम मैस्कुलिन जेंडर बुलाते हैं, राइट? और जो नाउन्स हमारे राइट पे अपेयर हो रहे हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर बुलाते हैं. अब फेमिनिन जेंडर जो है वो यूजली इंग्लिश लैंग्वेज में हम मैस्कुलिन जेंडर से ही बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हम आगे सिर्फ ESS लगा दें या INE लगा दें या TRIX लगा दें या सिंपल A लगा दें तो फीमेल जेंडर बन जाता है. फॉर एग्जांपल, टेबल में आपके सामने वाजे हो रहा होगा कि ऑथर से ऑथरेस हो जाता है, ठीक है? वेटर से वेटरेस, सिनोर से सिनोरा, काउंट से काउंटेस्ट, टेस्टेटर से टेस्टेट्रिक्स, सुल्तान से सुल्ताना. सही है? कुछ जो नाउन्स हैं उनके बिल्कुल डिफरेंट मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स होते हैं. क्या मतलब? जैसे कि जेंटलमैन है तो उसका फेमिनिन काउंटर पार्ट लेडी है, यानी दोनों लफ्ज़ बहुत डिफरेंट हैं. आप मेल काउंटर पार्ट से नहीं फीमेल काउंटर पार्ट बना रहे. सिमिलरली, पापा होगा तो उसका फेमिनिन जेंडर है मामा, राइट? रैम Eve, drone, bee, boy, girl, king, queen, man, women. समझ आ गई? Oftentimes, we also attach the masculine and feminine gender to non-living objects as well. This is usually done to personify the objects, यानी कि to give them a human quality. कुछ examples देख लेते हैं. The moon spread her ghostly light in the darkness of the night. Since I could not wait for death, he waited for me. तो ये जो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल है ये यूजली हम पोइट्री में देखते हैं, क्योंकि पोइट्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि उनकी राइटिंग में एक यूनिकनेस आए, और ये प्रोज में भी नज़र आता है. चलिए बच्चों, हमने आज इस लेसन में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नाउन स्पेसिफाई द नेम ऑफ एनीथिंग, वेदर इफ इट्स एन एनिमल, पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया या कॉन्सेप्ट. हमने प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़ा विच इंडिकेट स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़. कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ा जो स्पेसिफाई करते हैं वो वाले नाम जो डिस्टिंग्विश नहीं होते, जो जनरल होते हैं. दे रेफर टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल, क्वालिटीज़, एनिमल्स इन जनरल. कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा विच आर द नेम्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स.
Concrete nouns के बारे में पढ़ा, which specify the names of those nouns which can be perceived by any one of the five senses. Abstract nouns के बारे में पढ़ा, which specify the names of non-physical concepts which are understood on an emotional or mental level. फिर हमने gender distinct nouns भी पढ़े, which show that nouns specify the male and female counterpart. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. ये जो पहली लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस है, इनमें आपने यह आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन और प्रॉपर नाउन कौन से हैं. पहला है द हाउस इज इन रावल टाउन. माई फेवरेट मूवी इज टाइटैनिक. हिज कजिन लिव्स इन कैनेडा. आई वॉन्ट टू टूर द एंटायर वर्ल्ड. ऑफ ऑल द प्लैनेट्स I like Jupiter the best. फिर हमारे पास कुछ MCQs हैं. इन MCQs में आपने कलेक्टिव नाउन आइडेंटिफाई करना है. पहला है द शीप क्लस्टर्ड इन ए टाइट फ्लॉक टू वार्ड ऑफ द कोल्ड वेदर. यहाँ पे शीप है कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक है कलेक्टिव नाउन, या वेदर है कलेक्टिव नाउन. सेकेंड पे आते हैं The boys decided to join the navy after graduation. यहाँ पे boys collective noun है, navy collective noun है, या graduation. Third, diaries, journals and pens were just a few of the things that could be found among the pile of objects in his cupboard. यहाँ पे journals collective noun है, things collective noun है, या pile. After the performance, all the actors joined hands and bowed towards the audience. यहाँ पे performance collective noun है, actors collective noun है, या audience. फिर अब जो आपके पास sentences आ रहे हैं उसमें आपने concrete और abstract noun identify करना है. Identify तो यानी कि जो underlined हुए हुए हैं उन पे आपने या तो concrete लिखना है या abstract. पहला है their daughter always scored the highest in every exam, so that is why they take so much pride in her. The children could not contain their excitement at the thought of approaching holidays. Her beauty was astonishing to behold. Arshad always puts up a wall between him and his friends